हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 2 और ये जो है हमारा चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड है। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये 14 प्रिंसिपल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए अपने इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो देखिए, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स आए, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स आए। उन्होंने कुछ अलग अलग बातें कही अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब उसमें से दो बंदे ऐसे थे, एक का नाम था हेनरी फ्योल और दूसरे का नाम था F.W. टेलर। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो पहले कभी भी नहीं हुआ था और वो इतने ज़्यादा फेमस हुए कि आज तक हम बिजनेस की किताबों में उनको पढ़ते हैं, उनके ही प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, उनके ही सारी चीज़ों को हम अप्लाई करके आज के बिजनेस को चलाते हैं। तो उन्होंने ही हमें कुछ ऐसे बिजनेस के टिप्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिससे कि हमारा बिजनेस आज भी बहुत अच्छे से चल पाता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल एक फ्रांस के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उनके जो मैनेजमेंट के तरीके थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत छोटे लेवल से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक वो लेके गए। कुछ उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को लगाया जिसके बदौलत वो एक बहुत बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट बने फ्रांस के। और उन्होंने अपनी एक किताब को भी लिखा और उस किताब का नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और उस किताब के अंदर उन्होंने दो चीज़ों के बारे में समझाया, पहला फंक्शंस के बारे में और दूसरा एलिमेंट्स। फंक्शंस का मतलब कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। ये काम करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप्स में, और एलिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि वो काम कैसे होगा। मतलब एलिमेंट्स वर्क करते हैं फंक्शन पे और जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं। तो इन्होंने दो बातें कही। पहला बात ये थी कि जो भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो बस सजेस्टिव होने चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो प्रिंसिपल होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल नहीं होने, वो रिजिड नहीं होने चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब हम अपने प्रिंसिपल्स को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मोड़ के भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ बातें कही थी हेनरी फ्योल ने, और हेनरी फ्योल ने इस किताब में 14 प्रिंसिपल्स को लिखा था। और आज हमको इन 14 प्रिंसिपल्स को ही समझना है, और अगर हमने समझ लिया तो हमारा पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने एक किताब लिखी मैनेजमेंट बुक दैट इज नोन एज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इसी के अंदर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को बताया। अब वो क्या है उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या चीज है? तो देखिए, अगर मैं आपको ही कह दूं कि आप ही सारा काम करोगे, आप ही सपोज करो आप मैनेजर हो, आप ही लोगों को रखोगे, आप ही सारा काम करोगे, आप ही कंप्यूटर में डेटा डालोगे, आप ही मैक्सिमम काम करोगे, तो क्या होगा? आप ओवरलोड हो जाओगे। और जब इंसान ओवरलोड हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, उसका काम करने का जो विजन होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो फिर हेनरी फ्योल ने सबसे पहले यही कहा कि जो बड़ा काम है उसको खुद मत करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। और अगर आपने वो बड़ा काम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर आप ऐसे इंसान को ढूंढो जिसको वो काम अच्छा लगता हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके काम करने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको वो काम दें। सपोज करिए मेरी एक वर्कशॉप है। अब एक वर्कशॉप में मेरे पास एक पेंटर है और एक इलेक्ट्रीशियन है, एक डेंटर है। अब अगर मैंने डेंटर को पेंटिंग का काम दे दिया तो वो ठीक होगा, लेकिन सपोज करिए अगर मैं किसी टेक्नीशियन को डेंटिंग पेंटिंग का काम दे दूंगा तो वो अपने पूरे दिल से वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उसमें मन नहीं लगेगा।
तो डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है कि अपने पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर वो काम उस जिस इंसान को आप दो उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका काम बेहतर होगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा और वो बंदा जब वो काम बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो ये चीज कही गई है डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर और यही है इनका पहला प्रिंसिपल। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की। दूसरे प्रिंसिपल का मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने पहले बोला काम को बांटो। काम को जब तुम बांट दोगे तो फिर वो एक बंदे को दे दोगे, एक एम्प्लॉय को दे दोगे, उसके बाद उसको दो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? सपोज करिए मैंने क्या किया, अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय को हायर किया और मैंने उस एम्प्लॉय को यह कह दिया कि तू ब्रांडिंग करेगा, तू पोस्टर छापेगा और प्रिंट करेगा, कि ये तेरा काम है, ये तेरी अथॉरिटी है। लेकिन मैंने उसको जिम्मेदारी नहीं सौंपी। एक होती है अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, और एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं आपसे ही बात करने वाला हूं। तो देखिए मैंने काम तो असाइन कर दिया, मैंने अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। मैंने बोला भैया पोस्टर छपेंगे और लगेंगे, लेकिन मैंने उसे कोई जवाबदारी नहीं दी कि अगर नहीं लगे तो मैं किसको पकड़ूंगा, तुझे पकड़ूंगा या किसे पकड़ूंगा। मैंने ये सब नहीं कहा। मैंने बोला बस तुझे पोस्टर लगाने हैं। मैंने उसे कोई टाइम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैंने बस उसे अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। मैंने उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, मतलब मैंने उसे ये नहीं कहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं तुझे डांटने वाला हूं या मैं तुझे प्रेज करने वाला हूं, ये नहीं बोला मैंने। तो हेनरी फ्योल ने यह कहा कि अगर आप काम को बांट रहे हो तो दूसरा आप एक ऐसा काम करना कि जब आप किसी को काम दोगे तो पहले उसे अथॉरिटी तो देना, दूसरी साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना। मतलब अगर काम वो नहीं करता तो रिस्पॉन्सिबल वो ही माना जाएगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आपको उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा, आपको उसे रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा। और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। मतलब ये दोनों चीजें हाथों हाथ जाती हैं। अथॉरिटी का मतलब है कि क्या तुमने उसको इतनी पावर दी कि वो खुद डिसीजन ले सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर वो काम अचीव नहीं हुआ तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ये दो चीजें हैं, पहला काम को बांटो, दूसरा अथॉरिटी दो और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ दो। इसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल है दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है या जो भी एग्रीमेंट है वो एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को मानना पड़ेगा। और अगर वो दोनों नहीं मानते हैं तो इसका मतलब वो काम डिसिप्लिन से नहीं कर रहे हैं, मतलब वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी आपका काम अच्छा होगा, वरना आपका काम अच्छा नहीं होने वाला। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? तो देखिए हेनरी फ्योल ने यह कहा कि 4-5 एम्प्लॉयज हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस बिठाओ, 2 बॉस मत बिठाना। जैसे कि सपोज करो आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आपके 2 क्लास टीचर हो तो क्या होगा? एक क्लास टीचर साइंस का, एक क्लास टीचर मैथ्स का है। तो साइंस वाला बोलेगा मेरा काम करो, मैथ्स वाला बोलेगा मेरा काम करो, और तुम लोग दुविधा में फंस जाओगे कि काम करना किसका है। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज के ऊपर बस एक ही बॉस होना चाहिए, और वो एक ही बॉस उन लोगों को क्या देगा? ऑर्डर देगा, और उन्हीं से ही वो डायरेक्शन, एम्प्लॉयज जो है उन्हीं से ही वो डायरेक्शन लेने वाले हैं। मतलब 2 आपके ऑफिसर्स नहीं बिठाने, 2 आपके मैनेजर्स नहीं बिठाने। अगर 2 ऑफिसर्स या 2 आप मैनेजर बिठा दोगे तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उससे जो आपका मैनेजमेंट की जो टीम है उसमें आपका काम की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये दोनों पास से ऐसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक हेड होना चाहिए एक डिपार्टमेंट के ऊपर, और उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबके माइंड में एक ही तरह के गोल्स होने चाहिए एक ही टीम के अंदर। इसको मैं कहता हूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सपोज करिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ बनते हैं स्कूटर और दूसरी तरफ बनता है फ्रिज। अब इनका अगर एक ही बॉस होगा तो वो
क्योंकि मार्केट भी अलग अलग है, तो जब मार्केट अलग अलग है तो दो डिवीजन हेड नहीं है, एक ही डिवीजन हेड है, तो काम की एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि एक डिवीजन और जो दूसरा डिवीजन है, जो स्कूटर है और रेफ्रिजरेटर है, इनके दो अलग अलग हेड बनाए जाए। एक हेड इस प्लान पे काम करे और दूसरा हेड इस वाले प्लान पे काम करे। इनके सेम ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो काम आपका अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा और आपका काम एक ऑप्टिमम तरह से होगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब आपका जो ग्रुप है उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही गोल पे वो काम करें। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो आपकी इंप्लॉयज हैं उनको ऑर्डर एक ही बॉस देगा, दो बॉस नहीं होने वाले। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको अभी मेरे 5 प्रिंसिपल्स ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, सपोज करिए एक मैनेजर है और एक मैनेजर का बेटा है और वो ही कुछ सामान सप्लाई करता है। अब मैनेजर को अपने बेटे को प्रॉफिट कमाने के लिए ऑर्डर्स नहीं देने। क्यों? क्योंकि इससे मैनेजर का खुद का तो फायदा होगा लेकिन कंपनी का नुकसान होगा। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल का इंटरेस्ट मत देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखकर फैसला लो। अगर तुम खुद का ही इंटरेस्ट देखते रहोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉसेस हो जाएंगे। और अगर आप सबका भला देख रहे हो, जनरल इंटरेस्ट में काम करोगे, तो आपका जरूर जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। तो ये होता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके बाद रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का जब भी शब्द आएगा बिजनेस में तो इसका मतलब होता है सैलरी, पैसा, क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं एम्प्लॉइज पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा इतना मतलब एक डिसेंट अमाउंट का पैसा दे दो कि जिससे वो खुश हो जाएं और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाए। तो इससे क्या होगा? इससे वो दिल लगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे और फिर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छा पैसा दे रही है तो मुझे इसके लिए अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये होता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। सेंट्रलाइजेशन, एक मैनेजर को ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, उसे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन चुनना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, एक मैनेजर सारा काम खुद ही कर रहा है, लोगों को भी एम्प्लॉय रख रहा है, रॉ मटेरियल भी खुद खरीद के ला रहा है, पैसों का भी हिसाब किताब खुद कर रहा है, सारा काम खुद कर रहा है, वो काम बांट ही नहीं रहा, अकेला ही लगा पड़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा काम बटा पड़ा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलायंस कंपनी की, तो जो उनके ओनर हैं उन्होंने वो सारा काम अपने एम्प्लॉयज पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सारे एम्प्लॉयज को हायर करो, सबको अपना अपना रोल समझा दो, सबको अथॉरिटी दे दो, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और उनकी हेडेक कम से कम हो जाएगी। सारे जो नीचे के स्टाफ है वो सबसे ज्यादा हेडेक लेने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पावर दे दो, अथॉरिटी दे दो। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब है खुद ही सारे काम करो, तो इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हो तो एक मैनेजर को ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाना है, मतलब खुद ही सारे काम मत करो। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है तो भी मैनेजर भाग रहा है, भैया पेमेंट करनी तो भी मैनेजर भाग रहा है। इस काम को तो छोटे एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, तो क्यों ना काम बांट दिया जाए। अब ऐसा ना हो सारा ही काम बांट दो, तो फिर तुम खुद क्या करोगे। तो फिर कहा यह जाता है कि मैनेजर को कुछ पार्ट अपने पास रखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो ऐसा पार्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने एम्प्लॉयज को दे दो, वो करते रहेंगे। तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक मैनेजर को ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन में जाना चाहिए, ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में, मतलब एक नॉर्मल तरह से इसको अपनी मैनेजमेंट को चलाना चाहिए। आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद स्केलर चेन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के अंदर। उन्होंने क्या किया, एक लैडर का आविष्कार किया और इन्होंने इसका नाम रखा फ्योल लैडर। ये क्या लैडर है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक लैडर बनाया कि सपोज करो ये एक आपका पोजीशन है और इसके नीचे इन्होंने बी एम्प्लॉय बिठाया, इसके नीचे इन्होंने सी एम्प्लॉय बिठाया, इसके नीचे सपोज करो एफ एम्प्लॉय बिठाया और इसके नीचे सपोज करो एक जी एम्प्लॉय बिठाया। अब ये जो ये वाला एम्प्लॉय है और ये वाला एम्प्लॉय है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, और एक ये वाला एम्प्लॉय और ये वाला एम्प्लॉय जो है ये सेम लेवल पे हैं। तो इन्होंने इस सीढ़ी को कहा फ्योल लैडर।
अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने बोला कि ये एक लैडर जो होगा, इसमें जो बड़ा जो ऑफिसर होगा वो टॉप पे बैठेगा, उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज हैं वो बैठेंगे, फिर लो लेवल के मैनेजर्स, और उसके बाद प्लेटफॉर्म एरिया। मतलब उन्होंने इस लैडर को आविष्कार किया और इन्होंने बोला कि ये जो लैडर है ये स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में चलना चाहिए, मतलब इस लाइन को कोई नहीं तोड़ेगा, और इसी लाइन में कम्युनिकेशन भी फॉलो होगा, टॉप से लेके बॉटम और बॉटम से लेके टॉप, और जो ऑर्डर्स हैं, जो कमांड है, वो भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर में फॉलो होगा। इससे क्या होगा, जो आपका कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव रहेगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है वो भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर में काम करेगी, और इससे क्या होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी और काम एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरह से होगा। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा अथॉरिटी, और यहां पे आपका लो पावर, मतलब यहां पे पावर जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब एक सुपीरियर होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा तो उनमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डेवलप होगा, उसे पता होगा कि मेरा बॉस है, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनके लिए काम करना है। फिर उसके नीचे वाले सोचेंगे कि ये हमारे बॉस है, हमें इनके लिए काम करना है। तो इससे क्या होगा, एक पूरी चेन बन जाएगी। इस चेन को ही कहते हैं स्केलर चेन, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में अप्लाई होगी, ऐसा कहा था हेनरी फ्योल ने। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कम्युनिकेशन, अब सपोज करो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन जाएगा तो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन आने में टाइम लगेगा, इधर जाने में भी टाइम लगेगा, और अगर नीचे से कोई सुझाव जाना है तो फिर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से ऊपर जाने में समय लगेगा। अब सपोज करो कोई इमरजेंसी आ गई कि दो एम्प्लॉयज ने आपस में बात करनी है, तो अगर वो इस फॉर्मेट से बात करने जाएंगे तो फिर तो आपका कम्युनिकेशन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर दो एम्प्लॉयज सेम लेवल के हों और अगर कोई इमरजेंसी है और दो मैनेजर आपस में बात करना चाहें इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उन्होंने जो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया दैट इज गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि जब इस लैडर में दो एम्प्लॉयज हैं और उनका जो लेवल है वो सेम है और वो आपस में बात करना चाहें इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसको हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। तो आई होप आपको ये स्केलर चेन क्लियर हो गया होगा। स्केलर चेन का मतलब कि एक ऐसी चेन बनाई, एक ऐसा लैडर बनाया जहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बैठेंगे और ये चेन स्ट्रिक्ट ऑर्डर में फॉलो होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, जितनी भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका स्कूल क्यों ना हो। अब आप देखिए स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल बैठता है, उसके बाद हेडमास्टर्स बैठते हैं, उसके बाद जो सीनियर टीचर, सीनियर स्टाफ बैठते हैं, उसके बाद जूनियर स्टाफ बैठते हैं। तो देखो बैठे ना सारे एक दूसरे के नीचे, तो इसको बोलते हैं फ्योल लैडर स्केलर चेन। आई होप आपको ये स्केलर चेन के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बाद है ऑर्डर। हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर तुम्हें काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर आपको काम बहुत तरीके से करना है तो आपको दो तरह का ऑर्डर करना पड़ेगा। पहला इंसानों का ऑर्डर, इंसान सही ऑर्डर में बैठे हों, और दूसरा सामान का ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब सही सामान सही जगह पर होना। ऐसा ना हो कोई मैनेजमेंट का बंदा काम कर रहा है और उससे सही सामान ही नहीं मिल रहा, वो आधे घंटे से ढूंढ ही रहा है, तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है दो तरह के ऑर्डर, एक होता है ह्यूमन ऑर्डर, सोशल ऑर्डर इसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है मटेरियल ऑर्डर, सामान का सही जगह पे होना और इंसान का सही जगह पे बैठना। बैठने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है हायरार्की होती है, एक एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे और एम्प्लॉयज, उसके ऊपर मैनेजर। तो वो जो एम्प्लॉयज में सही इंसान का सही जगह पे सही पोजीशन पे बैठना, ये भी ऑर्डर होता है। अगर आपने सही पोजीशन पे सही इंसान को नहीं बिठाया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो ये होता है ऑर्डर। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब एक मैनेजर को ऐसा नहीं, मतलब कि जो एम्प्लॉयज है कि चार एम्प्लॉयज मेरे पसंद के तो मैं उन्हीं से बात करता रहूं, उन्हीं को ज्यादा ज्यादा सैलरी दूं। दो एम्प्लॉयज से मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैंने उन्हें बोला कि भैया तुम सबसे ज्यादा काम भी करो और तुम्हें सैलरी हम कुछ नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर के नजरिए से सारा स्टाफ इक्वल होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विटी। क्योंकि अगर भेदभाव होगा, अगर एम्प्लॉयज के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी तो क्या होगा, आपकी टीम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, काम कोऑपरेशन से नहीं होगा, हाई एफिशिएंसी से काम नहीं हो पाएगा और आपके डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये होता है इक्विटी। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल।
स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का क्या मतलब होता है? पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। जब जब पर्सनल शब्द आए तो इसका मतलब मैं नहीं होऊंगा, एम्प्लॉयज होंगे जब भी ये शब्द आए। तो देखिए, एम्प्लॉयज को ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें कल ही निकाल दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करें तो हम उसको ये आश्वासन दें, हम उसको एक फीलिंग डेवलप करें कि हम तुमको नहीं निकालने वाले 1 साल 2 साल 3 साल। अब सपोज करो मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, मैंने बोला तू ढंग से काम तो कर नहीं रहा, मैं तुझे परसों निकाल दूंगा या 1 हफ्ते बाद निकाल दूंगा। तो क्या वो दिल लगा के काम कर पाएगा? क्या उसके दिल में इतनी एफिशिएंसी होगी? क्योंकि उसके दिमाग में तो यही घूमता रहेगा कि मैं कौन सी दूसरी जॉब ढूंढूं, क्या मैं करूं, क्योंकि ये तो मुझे निकाल देंगे, क्योंकि इनको मेरा काम नहीं पसंद आ रहा। तो ये कहना चाहते हैं हेनरी फ्योल कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को हायर करें तो उसको आप स्टेबिलिटी दें। मतलब उसको ऐसा ना कहें कि हम उसको निकाल देंगे, हम उसको एक थोड़े टेन्योर, हम बोल देंगे कि तुम इतने लंबे टेन्योर के साथ हमारे पास जुड़े होंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस मीट होती है तो आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर हम उस केस में कुछ देखेंगे। तो दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब एक एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो जिससे कि उसका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़े, उसे ऐसा ना लगे कि उसे जॉब से निकाला जा रहा है। इसके बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक मैनेजर को खुद ही अपने आगे बढ़ बढ़ के काम नहीं करना चाहिए, उसे अपनी एम्प्लॉयज को भी ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, और एम्प्लॉयज को भी चांस देना चाहिए जिससे कि उनके एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ के इनिशिएट करें। सपोज करो मैं एक मैनेजर हूं, मेरे पास कोई काम आया है, अब मुझे पता है वो मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूंगा कि सपोज करो मिस्टर एक्स आप आइए और आप इस काम को करिए, आप इनिशिएट करिए। इससे क्या होगा? उन एम्प्लॉयज को भी टीम लीड करने का मौका मिलेगा, उनमें भी एफिशिएंसी आएगी, उनमें भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो इससे क्या होता है? ये होता है इनिशिएटिव। अपनी टीम को इनिशिएटिव प्रोवाइड करो। इसके बाद आता है लास्ट, एस्पिरेट डी क्रॉप्स। एस्पिरेट डी क्रॉप्स का क्या मतलब होता है? एस्पिरेट डी क्रॉप्स का मतलब होता है कि एक मैनेजर ने सपोज करो सारा काम करा, टीम ने काम करा, और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो मैनेजर ने बोला मैंने करा, तो इससे क्या होगा? पूरी टीम नाराज हो जाएगी। बेटर क्या है? हमें आई शब्द इस्तेमाल नहीं करना होगा। आई का मतलब मैंने किया, ये नहीं होना चाहिए। हम सब ने मिलकर किया, टीम एफर्ट में किया, और मेरी टीम ने ज्यादा काम किया, मैंने कम किया। दैट इज नोन एज एस्पिरेट डी क्रॉप्स। मतलब आई का यूज नहीं होना चाहिए, वी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि उनके भी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, दैट इज FW टेलर। तब तक के लिए बाय बाय।